नमस्ते जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे रहे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, शानदार और फर्स्ट क्लास होंगे, मतलब एकदम जबरदस्त होंगे, है ना। अमन यादव है, रुचि सागर है और जितने भी साथी हैं वो प्लीज एक बार आए और कमेंट कर दें कि भाई आप सब लोग कैसे हैं। राहुल जी हैं, पंकज कुमार हैं, अवधेश जी हैं, यश हैं, आशा रानी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको एक बात बताता हूं कि अभी यूपीएसआई का सम्मान समारोह हुआ। यूपीएसआई के उस सम्मान समारोह में आप विश्वास मानिए कि शुरुआत में जितने भी स्टूडेंट्स खड़े हुए मंच पर बोलने के लिए, उनमें से सभी ने मेरा धन्यवाद व्यक्त किया और वास्तव में मैं इसके लिए हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा संस्था को कि प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया और मैंने अपनी जो भी छोटी मोटी मुझे नॉलेज है वो मैंने, ठीक है ना, आप लोगों के सामने रखी। एग्जाम में आपको उससे बहुत फायदा हुआ, तो इसमें मतलब बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान है। और हर एक स्टूडेंट ने यही कहा कि शुरुआत में 5-6 क्लासेस में सर ने ये बोला था कि चुपचाप समझना, कुछ बोलना मत। और हमें शुरुआत में बड़ी दिक्कत हुई, हम समझ नहीं पा रहे थे, चीजों को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि कहां से क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे हमें एक आदत पड़ी और वो आदत ऐसी थी कि फिर बहुत मजा आने लगा। और सच बात तो ये है मेरे प्यारे दोस्त कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था इस बार जो मेरे पढ़ाए हुए में से ना आया हो। देखिए, शुरुआत में जितने भी दरोगा खड़े हुए उन सभी दरोगाओं के ये शब्द थे। तो मतलब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब मैं यही शब्द जो है वो आप सब लोगों के मुख से भी सुनना चाहूंगा। जब आप लोग दरोगा बनोगे और सम्मान समारोह में भी आओगे तो आप लोगों के भी यही शब्द होने चाहिए। और मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं, आपसे प्रॉमिस करता हूं मैं मेरे दोस्त कि मैं पॉलिटी को बिल्कुल आपको इतने इजी बना दूंगा, इतनी इजी बना दूंगा। थोड़े एक आध दो आपके इश्यूज हैं, ठीक है, जैसे कि सर हम लिखें कैसे इस बात को, क्योंकि लिखना भी होता है ना। अभी आपको नहीं पता कि आप जो है ना पढ़ते 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 आप नोट्स कैसे बनाएं, वो बात आप नहीं जानते अभी। तो चिंता ना करो, उसके लिए भी हम, ठीक है, आपको बताएंगे कि आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें आपको देखो करना क्या होता है कि मैं कोई भी चीज बोल रहा हूं, जैसे मैंने शासन व्यवस्था उनके प्रकार बताए, मैंने परिसंघात्मक, संघात्मक, एकात्मक शासन व्यवस्था बताई, ठीक है। तो वहां पर जो भी जरूरी पॉइंट्स में नोट डाउन करना हूं वो तो आप नोट डाउन करो। इसके अलावा आप अपने फेयर में कल को जब आप रिवीजन करो तो वो चीजें आपको याद रहे, तो आप ब्रैकेट में कहीं पर भी नोट करके या फिर रफ वर्क करके उस चीज को लिख लो कि भाई सर ने बताया था कि परिसंघात्मक शासन व्यवस्था में राज्यों का निर्माण तब होता है, ठीक है, जब छोटे छोटे कई राज्य अपने आपसी समझौते के लिए या किसी ताकतवर देश के अगेंस्ट मिलकर एक संघ बना लेते हैं। और इसमें यह होता है, राज्यों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वे जब चाहे तब संघ को छोड़कर जा सकते हैं, अलग हो सकते हैं वे। क्लियर है? ये बात आ रही है ना समझ में? तो इस तरह से वो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है। फिलहाल राज व्यवस्था हमारा विषय है और इस बैच का नाम है थानेदार बैच, ठीक है। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा है। चलिए, अब देखना, देखो आज का लेक्चर पता है तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके पीछे रीजन क्या है? आपने जो शुरुआती लेक्चर्स देखे थे ना 3-4, ठीक है, उन शुरुआती 3-4 लेक्चर्स ने आपका बेस बनाया, ठीक है। और आपको आदत पड़ गई कि भाई इस टीचर के पढ़ाने का तरीका या सलीका ऐसा है, वो आपको आदत पड़ गई। और जब आप आज पढ़ोगे ना आगे थोड़ा सा, तो आपको लगेगा कि यार ये तो सारी चीजें हमें क्लास के क्लास में याद हो गई, मतलब इससे ज्यादा बेहतर और क्या हो सकता है। इस चीज को आप महसूस करोगे। चलिए ठीक है, आइए। तो सबसे पहले जब हम लोगों ने संविधान सभा स्टार्ट किया तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। यहां पर सब लोग ध्यान देंगे, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, ठीक है। इन सब चीजों को हम लोग यहां पर बहुत अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया से। सबसे पहले हमने यहां पर पढ़ा
कि संविधान क्या है, नंबर फर्स्ट है ना भैया। तो सबसे पहली चीज हमने पढ़ा कि संविधान क्या है मेरे प्यारे बाबू, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, ठीक है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हमने पढ़ा, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। और यहां पर मेरे साथ रिवाइज करना सब लोग, मैंने आपको बताया था कि संविधान मतलब समधन विधान, ठीक है, ऐसा विधान जो सभी के लिए समान हो, इक्वल लेजिस्लेशन, है ना, समधन विधान इक्वल लेजिस्लेशन, ऐसा विधान जो सभी के लिए समान हो, मतलब कानून ऐसा जो सभी के संदर्भ में समान बात करता हो, समान न्याय की बात करता हो, वह संविधान, नंबर फर्स्ट, ठीक है, चलिए नंबर फर्स्ट है ना। दूसरा फिर हमने इसमें पढ़ा कि संविधान की मांग, सेकंड हमने ये पढ़ा था संविधान की मांग, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, हमने इसको पढ़ा था, संविधान की मांग को पढ़ा था। अब हम इसी संविधान की मांग को पढ़ रहे थे। अब इसी संविधान की मांग में, ठीक है भाई, मैंने सबसे पहले पढ़ा कि आपकी अप्रत्यक्ष डिमांड, ठीक है, अप्रत्यक्ष मांग, सबसे पहले हमने इनडायरेक्ट डिमांड पढ़ा। अब इनडायरेक्ट डिमांड में एक बार हम फटाफट से रिकॉल करेंगे मेरे दोस्त। और इनडायरेक्ट डिमांड में मैंने क्या बताया था कि यहां पर हम बाल गंगाधर तिलक साहब की डिमांड लाएंगे। और बाल गंगाधर तिलक साहब ने बोला था कि स्वराज बिल उन्होंने प्रस्तुत किया था, और उस स्वराज बिल में, ठीक है, उन्होंने ये बातें लिखी कि भारतीयों को कुछ मौलिक अधिकार मिलने चाहिए, कानून के समक्ष समानता, ठीक है, उनको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे कुछ फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए। और ये जो स्वराज बिल था, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट था जिसमें बेसिकली 110 रिट थे, ठीक है। फिर इसी अप्रत्यक्ष मांग में, इनडायरेक्ट डिमांड में हम शामिल कर लेते हैं दादा भाई नौरोजी 1906 के, जो कांग्रेस का कोलकाता डिवीजन था, उसके अध्यक्ष बनते हैं। और पहली बार कोई कांग्रेसी खुले मंच से, सार्वजनिक मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग करता है। इस स्वराज शब्द के प्रयोग को लेकर भी मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हमने इसमें शामिल कर ली इनडायरेक्ट डिमांड, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारी डिमांड आई इसमें, ठीक है, सांकेतिक डिमांड, टोकन डिमांड, सेकंड टोकन डिमांड। अब जब कभी भी हम टोकन डिमांड के बारे में बात करेंगे तो हमेशा याद करेंगे महात्मा गांधी को, कि महात्मा गांधी ने 1922 में कहा था। और पता है, महात्मा गांधी का ये जो 1922 का स्टेटमेंट है, ये हूबहू पूछा है रिव्यू ऑफिसर में, ठीक है। आरओ का एग्जाम आपका यूपी में होता है, आपने सुना होगा आरओ यारू का एग्जाम, तो उसमें ये हूबहू आपका पूछा गया कि 1922 में किसने कहा था, ये पूछा गया। तो क्या बोला था महात्मा गांधी ने कि स्वराज भारतीयों की इच्छा की अभिव्यक्ति होगा, ना कि ब्रिटिश संसद का कोई उपहार, ठीक है। ये सांकेतिक मांग हो गई, टोकन डिमांड, ठीक है। और तीसरी मांग मैं यहां पर लिख लेता हूं, जो कि है प्रत्यक्ष मांग, डायरेक्ट डिमांड। और उसमें डायरेक्ट डिमांड की अगर हम बात करें, और उसमें सबसे पहले 1934 में, सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त 1934 में हम एम एन रॉय के बारे में बात करेंगे, मानवेंद्र नाथ रॉय, जो कि मार्क्सवादी विचारक है। और उन्होंने बोला कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा बनना चाहिए, और उसी संविधान के आधार पर हमारी देश की शासन व्यवस्था का संचालन होना चाहिए, और उसमें अंग्रेजों का किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब उस समय हमारे देश में दो प्रमुख पार्टी थी, एक तो थी मार्क्सवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट, दूसरी कांग्रेस। तो जब कहीं ना कहीं ऐसी डिमांड उन्होंने रखी, तो कांग्रेस को लगा कि यार हम पीछे रह गए, ठीक है। और फिर कांग्रेस ने अपने हर एक अधिवेशन का एक एजेंडा बना लिया कि हम अपने हर एक अधिवेशन में ये डिमांड रखेंगे, हम अपने हर एक अधिवेशन में संविधान सभा की बात रखेंगे अंग्रेजों के समक्ष। तो ये डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद मैंने बताया आपको कुछ पृष्ठभूमि, ठीक है, संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि। तीसरे नंबर पर हम आपके लिए चलते हैं, जो मैं बता रहा था कि संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि, की पृष्ठभूमि, ठीक है। अब जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम लिखें कैसे इस बात को। अरे तो भैया, तुम्हें फर्रा थोड़ी नहीं बनाने, किताबों में खूब लिखा हुआ है, किताबों में कोई कम थोड़ी नहीं लिखा हुआ, तो आपके फर्रे नहीं बनाने आपको, ठीक है। आपको समझना है, आप यहां पर पढ़ने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं, है ना, ये आपका मुख्य उद्देश्य है। तो यहां पर हम लिखेंगे बैकग्राउंड,
ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की बैकग्राउंड में फिर बहुत सारी बैकग्राउंड है मेरे प्यारे बच्चे, जिसको हम लोग शामिल करेंगे। तो फिलहाल मुझे यहां तक आप सब लोग थम्स अप करके बता दो कि मेरे भाई यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, और जो पहले वाले लेक्चर्स हुए कि सर शासन क्या है, राज्य क्या है, उनका आप चिंता ना करो, ठीक है। उन लेक्चर्स को मैं एक बार और आपके लिए रिवाइज करा दूंगा किसी दिन स्पेशल कोई क्लास लेके संडे वगैरह को। अगर वो तुम्हें अब भी दिक्कत दे रहे हैं ना कि साहब हमारी नहीं समझ में आ रहा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, उनको तो हम बिल्कुल घूट के रटवा देंगे। लेकिन फिलहाल आप इस पर आओ कि भाई संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा पहला चैप्टर है, ये हम स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहले हमने संविधान क्या है ये पढ़ा, फिर संविधान की मांग पढ़ा, संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि पर हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन संविधान निर्माण की मांग में हमने ये 3 मांगे बच्चे पढ़ी थी, ठीक है, हमने ये 3 मांगे बच्चे पढ़ी थी, ठीक है। और ये तीनों मांगे आपके सामने हैं। मुझे बताओ कि मेरे किसी भी प्यारे दोस्त को कोई दिक्कत है इसमें यहां तक, ठीक है, मेरे प्यारे किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है। मेरे हिसाब से शायद नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें हमने क्लियर कर ली। हमने अप्रत्यक्ष मांग क्लियर कर ली, हमने सांकेतिक मांग भी पढ़ ली, और हमने प्रत्यक्ष मांग भी आपकी पढ़ ली, डायरेक्ट डिमांड भी हमने आपकी पढ़ ली, ठीक है ना। चलिए, और अब संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि पर हम चल रहे थे। जब हम संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि पर चल रहे थे तो मैंने बताया था कि 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना होनी थी। उत्तरदायी सरकार की स्थापना का मतलब है कि हम ऐसी शासन व्यवस्था को स्थापित करें कि जहां पर भारतीयों के द्वारा शासन कार्य चलवाएं, लेकिन बहुत सीमित अर्थों में, मतलब भारतीयों को कुछ सीमित शासन संचालन का कार्य सौंपे। इस तरह से उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। और इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर भाई 1937 में चुनाव हुए। चुनावों में, ठीक है, कांग्रेस को बहुमत मिला, ठीक है। अब कितनी सीटों पर मिला, क्या मिला, वो सारी बातें मैं बताऊंगा, लेकिन पहले एक रिदम से चलो, ठीक है। तो चुनावों में कांग्रेस को बहुमत मिला, कांग्रेस ने अपनी, ठीक है, सरकार बनाई, बहुत सारे प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, और जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया तो अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि भाई भारत भी, ब्रिटिश इंडिया भी हमारी तरफ से हिस्सा ले रहा है, भाग ले रहा है, ठीक है। यहां तक आपको याद होगा कि ब्रिटिश इंडिया भी, और यहां से कांग्रेस को लगा कि यार हम, ठीक है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जनता ने हमें चुनकर भेजा है, और अंग्रेजों ने एटलीस्ट हमसे पूछा तक नहीं, एक बार पूछ तो लेते। और कांग्रेस ने अपने समस्त मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अब जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया तो ऐसी स्थिति में फिर कांग्रेस के जितने भी उच्च अधिकारी थे, राजनेता थे, सभी ने जनता से निवेदन किया कि कोई भी शामिल नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस द्वितीय विश्व युद्ध में। और इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय नहीं गए, ठीक है। तो शुरुआत में अंग्रेज अपने उसमें रहे, क्या ठीक है, भारतीयों से कोई हमें असर नहीं पड़ेगा उनके आने जाने से। लेकिन ठीक है, जब उन्हें लगा कि नहीं यार, भारतीयों के बिना हम युद्ध नहीं जीत सकते, और अंग्रेजों के जो सहयोगी राष्ट्र थे, बेल्जियम, फ्रांस, हॉलैंड वगैरह, इन्होंने अंग्रेजों से कहा कि भाई बिना भारतीयों को शामिल करे तुम नहीं जीत सकते, भारतीयों को शामिल करो। बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी भारतीयों को, ठीक, हमने शामिल किया था, और उसी वजह से हम युद्ध भी जीते थे। बहुत बड़ा योगदान था भारतीयों का, भारतीय बहुत वीर होते हैं, बहुत साहसी होते हैं। तो बस अब भारतीयों को रिझाने के लिए, कुछ प्रस्ताव लाई जाएंगे, और उसी में सबसे पहले हम बात करेंगे अगस्त प्रस्ताव के बारे में। वो सारी बातें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दी थी। तो अब हम लोग अगस्त प्रस्ताव के बारे में चर्चा करेंगे। अगस्त प्रस्ताव, इसको अगस्त रेजोल्यूशन के नाम से जानेंगे, अगस्त रेजोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन है कि कब लाया गया, तो आपके पास होगा सर जवाब 8 अगस्त 1940 को, ठीक है ना। दूसरा, क्यों लाया गया, तो आप कहेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में, कारण क्या था इसको लाए जाने का, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का, ठीक है, इंडियंस का सहयोग लेने के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए, ठीक है, फॉर पार्टिसिपेशन इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना। चलिए, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए
पार्टिसिपेशन लेने के लिए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम इंडियंस, ठीक है, भारतीयों का पार्टिसिपेशन लें, इस वजह से ही लाया गया। 8 अगस्त 1940 को लाया गया। अच्छा, किसके द्वारा लाया गया? तो उस समय का जो वाइस राय था या गवर्नर जनरल था, लिनलिथगो था, तो लिनलिथगो के द्वारा लाया गया। ठीक है ना, क्लियर है ना? ठीक है, किसके द्वारा? वाई हुम, किसके द्वारा? ठीक है, क्यों लाया गया इसका तो हमने डिस्कस कर लिया, और किसके द्वारा लाया गया, किसके द्वारा लाया गया? तो उस समय जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, अब हम गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ही कहेंगे दोस्त, ठीक है ना, हम इसको गवर्नर जनरल ही बोलेंगे, या फिर इसको वायसराय के नाम से भी जाना जाता है, वायसराय। ठीक है, तो गवर्नर जनरल वायसराय। अब उस समय का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? आप कहेंगे लिनलिथगो, लिनलिथगो। इसके द्वारा लाया गया। लिनलिथगो के द्वारा लाया गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों लाया गया? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए। और किसके द्वारा लाया गया? किसके द्वारा लाया गया? लिनलिथगो के द्वारा लाया गया। अब भारतीयों को रिझाया जाएगा बच्चे, है ना, भारतीयों को अपने फेवर में किया जाएगा। तो इसके कुछ प्रोविजंस होंगे कि भाई इसमें क्या क्या बोला गया है। ठीक है, ये जो आपका अगस्त रिजोल्यूशन लाया गया है, तो अगस्त रिजोल्यूशन के अपने प्रोविजंस होंगे कि अगस्त रिजोल्यूशन में किस किस बात की चर्चा की गई है, कौन कौन सी चीजों की चर्चा है। तो अगस्त रिजोल्यूशन में सबसे पहले तो ये बोला कि भाई हम भारत को एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। देखो, डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है कि प्रमुख शक्तियां अंग्रेजों के हाथ में रहेंगी, लेकिन बाकी के अन्य जितनी भी शासन कार्य से संबंधित दायित्व है वो हम सब भारतीयों को सौंप देंगे। ठीक है, तो भारतीयों को हम डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। इससे पहले साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको, कनाडा, इनको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिला हुआ था। जैसे मान के चलिए कि भाई शासन को चलाने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है फॉरेन अफेयर्स, एक होता है वॉर एंड पीस, एक होता है आपका, ठीक है ना, कम्युनिकेशन, एक होता है बेसिकली आपका, ठीक है, डिफेंस। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो इसमें से कुछ प्रमुख चीजें ऐसी होंगी जो अंग्रेजों के हाथों में रहेंगी, जिनके प्रशासक अंग्रेज रहेंगे। से सभी विषय, जैसे एजुकेशन भारतीयों को सौंप देंगे, जैसे कि पब्लिक हेल्थ भारतीयों को सौंप देंगे, जैसे कि मान के चलिए कि कुछ और विषय वो हम भारतीयों को सौंप देंगे। प्रमुख विषय अपने पास रखेंगे, शेष विषयों पर भारतीय शासन करेंगे। तो इस तरह से भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। तो इसके प्रोविजंस थे। तो जब कोई भी आपसे पूछे कि भाई अगस्त प्रस्ताव के क्या क्या प्रोविजंस थे, अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या लिखा हुआ था, तो बस उसी बात को मैं आगे लेकर चलता हूं। यहां पर अगस्त प्रस्ताव के प्रावधान, अगस्त प्रस्ताव के प्रावधान, प्रोविजंस। सबसे पहला प्रोविजंस है कि हम भारत को एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। ठीक है, आज आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जैसे मैंने यहां पर डोमिनियन स्टेटस लिख दिया, स्टेटस का दर्जा, स्टेट्स का दर्जा, ठीक है, तो वहां पर आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर ये डोमिनियन स्टेट्स क्या होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे कोई भी टीचर कुछ भी लिखे, कोई भी टेक्निकल वर्ड लिखे, तो वहां पर सबसे पहले आपको क्या पूछना है कि सर ठीक है, आपने लिख दिया कि भारत को हम डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देंगे, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि कुछ प्रमुख विषय अंग्रेजों के पास है, बाकी सभी विषयों पर भारत प्रशासन करेगा, मतलब भारतीय प्रशासन करेंगे। तो भारत को एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे, दर्जा देंगे। ठीक है, नंबर फर्स्ट। तो टेक्निकल वर्ड मैंने आपको इंग्लिश में लिख दिया। तो भारत को हम डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देंगे। अब डोमिनियन स्टेट्स का मतलब क्या है? ठीक है, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि प्रमुख विषय, कुछ मेजर सब्जेक्ट्स तो होंगे, चलिए, जो मेजर सब्जेक्ट्स होंगे वे अंग्रेजों के हाथों में होंगे। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट्स पर अंग्रेज प्रशासन करेंगे।
अंग्रेज प्रशासन करेंगे। ठीक है ना। अन्य विषयों पर, जो अन्य विषय होंगे, अदर सब्जेक्ट्स होंगे, अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है, उनके प्रशासक भारतीय होंगे, उन पर प्रशासन भारतीय करेंगे। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा सर मुख्य विषय कौन कौन से हैं, तो जैसे लाइक संचार हो गया, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स हो गए, वॉर एंड पीस हो गया, तो ऐसे कुछ मामले हो गए। तो सबसे पहली बात इन्होंने बोली कि भारत को हम एक डोमिनेंट स्टेट्स का दर्जा देंगे, नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। अब जो काउंसिल ऑफ गवर्नर है, वाइसराय की कार्यकारिणी, उसका विस्तार किया जाएगा। मतलब हम काउंसिल्स ऑफ गवर्नर को एक्सपेंड करेंगे। क्यों एक्सपेंड करेंगे? जिससे कि हम भारतीयों को उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में मर्ज कर सकें, शामिल कर सकें। ठीक है। तो दूसरा मतलब भारतीयों को ललचाया जा रहा है, अब समझना। अब ललचाया जा रहा है तो पहले तो ये बोल दिया कि भारत को डोमिनेंट स्टेट्स का दर्जा देंगे, जैसे लाइक साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह को हमने दे रखा है। दूसरा, हम वाइसराय की कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे। वाइसराय की कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे। एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल ऑफ वाइसराय, है ना, विस्तार करेंगे। करेंगे और विस्तार करने के बाद उसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा। वाइसराय की कार्यकारिणी को विस्तार करके जब वाइसराय की कार्यकारिणी को बढ़ाया जाएगा तो उसमें भारतीयों को भारतीय उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ऐसे नियम और कानून बनाएंगे तो भारतीयों को उसमें शामिल किया जाएगा। भारतीयों को शामिल किया जाएगा। अंग्रेजों ने प्रॉमिस किया कि ये सब हम करेंगे यार, आप हम पे विश्वास करो, ये सब हम करेंगे। ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है तो यार हमारी सहायता तो करो। देखिए ये सब हम करेंगे। इसके बाद हम एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन करेंगे। युद्ध सलाहकार मतलब अभी सेकंड वर्ल्ड वार हो रहा है, आप समझना। ठीक है। विश्व में सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा है, तो क्यों चल रहा है भारतीय जानना चाहेंगे ना कि क्यों चल रहा है। तो और दूसरा कि ऐसी स्थिति में हम भारतीय साम्राज्य की रक्षा कैसे कर सकते हैं, ठीक है, भारत का प्रशासन बेहतरी से हम कैसे चला सकते हैं, और भारत के लोगों को हम कैसे सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रदान कर सकते हैं, उनके हित में हम कैसे कानून बना सकते हैं, दैट। तो कुल मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है ना। युद्ध सलाहकार परिषद का गठन मतलब एक बार कंसल्टेशन कमेटी गठित की जाएगी, जो ठीक है एक तो द रीजंस बिहाइंड द वॉर, युद्ध के कारणों की जांच करेगी, और ठीक है इस युद्ध के समय हम कैसे अपना बेहतर प्रशासन चलाएं, हम कैसे पब्लिक वेलफेयर के काम करें, तो इसकी भी रिकमेंडेशन ये परिषद सौंपेगी। ठीक है। चलिए, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। इसमें बोला गया बच्चे, है ना, युद्ध सलाहकारी परिषद, वॉर कंसल्टेशन काउंसिल। वॉर कंसल्टेशन काउंसिल, युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। किया जाएगा, बात समझ में आ रही है। और वो इन्वेस्टिगेट करेगी बच्चे, वह जांच करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी कॉजेज बिहाइंड द सेकेंड वर्ल्ड वार। कॉजेज बिहाइंड द सेकेंड वर्ल्ड वार। वर्ल्ड वार, ठीक है। चलिए, तो एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, और वे जो युद्ध सलाहकार परिषद है बच्चे, वे इस बात की जांच करेगी, हाँ जी, वे जो युद्ध सलाहकार परिषद है वह द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की जांच करेगी, सेकंड वर्ल्ड वार। तो वो इन्वेस्टिगेट करेगी कॉजेज बिहाइंड द कॉजेज बिहाइंड द सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के पीछे के कारण क्या है। ठीक है। इसके अलावा इसमें यह बोला गया कि भाई
ठीक है, हमारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि हम जो माइनॉरिटीज हैं इंडिया में, समझना, जो माइनॉरिटीज हैं इंडिया में, हम उनके हितों की रक्षा करेंगे। ठीक है, और प्लस आप अभी हमारी हेल्प करो। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से कहा कि अभी आप शामिल हो जाओ द्वितीय विश्व युद्ध में, उसके बाद फिर संविधान सभा का गठन होगा ही होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन होगा। इसमें तीसरा ये भी था कि हम अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, उनके हितों की रक्षा करेंगे। जो उनके इंटरेस्ट है, उनके इंटरेस्ट को, उनके हितों को प्रोटेक्ट करेंगे, उनके हितों की रक्षा करेंगे। ठीक है ना। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों की एक संविधान सभा का गठन होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन होगा। जी। तो मेरे भाई, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी इश्यू होगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, क्लियर है। नंबर फर्स्ट, तो आपसे कभी भी कोई भी पूछे कि यार जो अगस्त प्रस्ताव है, अगस्त प्रस्ताव की शर्तें क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है, तो आप बोलेंगे अगस्त प्रस्ताव में ये बोला गया कि भारत को एक डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, इसके जो प्रमुख विषय हैं उन पर अंग्रेज प्रशासन करेंगे, अन्य विषयों पर भारतीय प्रशासन करेंगे। इसमें जो वायसराय की कार्यकारिणी है, एक्सपेंशन ऑफ द काउंसिल ऑफ वायसराय, उसका विस्तार किया जाएगा। मतलब वायसराय की कार्यकारिणी को एक्सपेंड कर दिया जाएगा, एक्सपेंशन उसका किया जाएगा। क्यों उसका एक्सपेंशन किया जाएगा, इसके पीछे कारण क्या है कि भाई हमें क्या जरूरत पड़ेगी वायसराय की कार्यकारिणी का एक्सपेंशन करने में। तो वायसराय की कार्यकारिणी का इसलिए विस्तार किया जाएगा, इसलिए एक्सपेंशन किया जाएगा, जिससे कि भारतीयों को इसमें पार्टिसिपेट किया जा सके, भारतीयों को इसमें शामिल किया जा सके। एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है ना। अब ये जो युद्ध सलाहकार परिषद है, इस बात की जांच करेगी कि द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हो रहा है, आखिर द्वितीय विश्व युद्ध के पीछे के कारणों के क्या है। अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की जाएगी, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। ठीक है ना। ये सारे प्रमुख पॉइंट हैं, इसके प्रोविजंस हैं अगस्त रिजोल्यूशन के। सबसे पहला प्रोविजन, भारत को एक डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा। दूसरा, वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार। तीसरा, इसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा। चौथा, युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। पांचवा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को संविधान सभा का गठन करने दिया जाएगा। अब इसका कंक्लूजन समझते हैं कि भाई इसका निष्कर्ष क्या निकला। क्या भारतीय संतुष्ट हो गए और वे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गए? क्या अंग्रेजों ने वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया, उसमें भारतीयों को शामिल किया? क्या उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया? तो मतलब कंक्लूजन क्या निकला? अंग्रेजों ने जो वादे किए थे, क्या वो नेताओं की तरह महज वादे थे? ठीक है, या फिर उन्होंने भारतीयों की कुछ मांगों को पूरा भी किया? तो इसमें हम कंक्लूजन देखते हैं कि इसका क्या कंक्लूजन निकला, इसका क्या निष्कर्ष निकला। ठीक है, और बहुत प्यारे से, बहुत ईमानदारी तरीके से आप समझेंगे। सबसे पहले जब हम इसके निष्कर्ष में समझते हैं, तो अंग्रेजों के द्वारा, मतलब ये ठीक है अंग्रेज मजबूरी में लाए इसको, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया कि भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। इससे पहले अंग्रेजों ने कभी भी पब्लिकली इस बात को स्वीकार नहीं किया था कि भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहली बार क्या हुआ बच्चे, कि बहुत अच्छी बात यह है कि अंग्रेजों के द्वारा पहली बार यह स्वीकार किया गया
यह स्वीकार किया गया कि भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। ठीक है भाई, ये बहुत बड़ी बात है कि अंग्रेजों ने पहली बार इस बात को एक्सेप्ट किया, इस बात को एक्सेप्ट किया कि भारतीय इंडियंस, भारतीय अपना संविधान, भारतीय अपना संविधान कॉन्स्टिट्यूशंस भारतीय अपना संविधान, ठीक है, स्वयं निर्मित करेंगे। भारतीय अपना संविधान स्वयं निर्मित करेंगे। स्वयं निर्मित करेंगे। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है? तो मेरे प्यारे दोस्त, ये बात समझना, तो अंग्रेजों के द्वारा पहली बार इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि भारतीय अपना संविधान स्वयं निर्मित करेंगे। देखो, अगर द्वितीय विश्व युद्ध ना होता, आप सच बताना, अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर ना होता तो क्या अंग्रेज पहली बार इस बात को स्वीकार करते कि हाँ भाई ठीक है, भारतीय अपना संविधान स्वयं बना लेंगे? अंग्रेज कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करते। वो तो शुक्र मनाओ कि द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो अंग्रेजों को इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ भाई, भारतीय अपना संविधान स्वयं बना लेंगे। दूसरा कि अंग्रेजों ने इस बात को प्रूव करने के लिए कि देखो, अगर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद आप अपना संविधान स्वयं बना लेना, हमें कोई ऐतराज नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने अपनी कुछ शर्तें भी पूरी की। जैसे जुलाई 1941 की बात है, उन्होंने वाइसराय की कार्यकारिणी को विस्तार भी किया, मतलब एक्सपेंशन भी किया उसकी, काउंसिल ऑफ वाइसराय को, और ना केवल उसका एक्सपेंशन किया बल्कि भारतीयों को भी इसमें शामिल कर लिया। तो ये भी किया। तो मतलब ये दूसरी चीज उन्होंने क्यों की है? ये दिखाने के लिए कि अगर हम आपके लिए इतना कर सकते हैं, ठीक है, तो मान के चलिए कि द्वितीय विश्व युद्ध तक आप हमारी हेल्प कर दो, द्वितीय विश्व युद्ध तक आप हमें अपने सैनिक दे दो, ठीक है, बोल दो कि हाँ वो युद्ध में शामिल हो जाए, युद्ध समाप्त हो जाने के बाद हम आपकी संविधान सभा भी बनवा देंगे। क्योंकि अभी हम ये कर रहे हैं ना, अभी हम अपने इन प्रोमिसेस को पूरा कर रहे हैं। तो जुलाई 1941 में अब भाई देखो, सेंटेंस में इंग्लिश और हिंदी दोनों में नहीं लिखूंगा। आप बताओ, हिंदी मीडियम वाले अगर मैं दोनों को हिंदी और इंग्लिश में लिखता हुआ गया तो एक क्लास एक तरह से ट्रांसलेशन क्लास बन जाएगी कि बस हिंदी का अंग्रेजी में, अंग्रेजी का हिंदी में। जितने भी टेक्निकल वर्ड हैं, इनफैक्ट डेली लाइफ के वर्ड हैं, मैं उनको इंग्लिश में बता दूंगा। बस इतना मैं कर सकता हूं। मेरी बात आप लोग समझ जाना प्लीज, ठीक है? तो जुलाई 1941 में वायसराय जो है, वायसराय की काउंसिल का विस्तार भी किया गया। वायसराय की काउंसिल का विस्तार भी किया गया। ठीक है, ये जुलाई 1941 में हुआ। वायसराय की काउंसिल का, वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, और उसमें ये प्रूव करने के लिए कि हाँ हम तुम्हारी आगे की सभी शर्तों को भी मानेंगे, और उसमें भारतीयों को भी शामिल किया गया। उसमें भारतीयों को भी शामिल किया गया, शामिल किया गया। अपॉइंट किया गया। भारतीयों को भी उसमें शामिल किया गया। तो ये था आपका अगस्त रेजोल्यूशन। ठीक है, अब पूरी क्रोनोलॉजी आप समझना। पूरी क्रोनोलॉजी ये है कि भारतीय डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारी, ठीक है, संविधान सभा होनी चाहिए एक, जो हमारे द्वारा इलेक्टेड हो और जो भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करे। तो हमारा खुद का संविधान जो हमारी संविधान सभा के द्वारा निर्मित हो, और जो, ठीक है, जिसके आधार पर भारतीय स्वयं अपने शासन का संचालन करें, भारतीय अपना स्वयं शासन चलाएं। तो एक तरफ ये डिमांड चल रही है, ठीक है, क्लियर है भारतीयों की। दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध आ गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध आ गया तो उधर कांग्रेस ने मना कर दिया कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध में कोई भी भारतीय शामिल नहीं होगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों पे कहीं ना कहीं एक दबाव है कि भाई प्लीज भारतीयों को कैसे भी मनाओ,
और कैसे भी मनाओ अभी भारतीयों को, लेकिन उनसे वो जो सहायता है ना, सैनिक सहायता, उसको लो। उसी सैनिक सहायता लेने के लिए ये आया है अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, तो यहां से अगर मान के चलिए द्वितीय विश्व युद्ध ना होता, मैं तो बार बार बोलता हूं, अगर द्वितीय विश्व युद्ध ना होता, हो सकता है कि कभी भी अंग्रेज इस बात को एक्सेप्ट ही ना करते कि भारतीय स्वयं अपने संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये फेल हो गया। अब ये फेल हो गया, फिर से बड़ी दिक्कत। ठीक है, दिक्कत क्या है मेरे प्यारे बच्चे, अब आप समझना कि अब आप, ठीक है, ये जो सेकंड वर्ल्ड वार है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेकंड वर्ल्ड वार है। देखो बच्चों, हो सकता है कि अभी मजा ना आ रहा हो, मैं मतलब खुद समझ सकता हूं इस बात को। ठीक है ना, कि अभी लग रहा हो कि अरे यार ये सारी चीजें तो हम पहले से पढ़े हैं, तो फैक्ट है, नहीं मजा आ रहा। ठीक है, जब कॉन्सेप्ट पे चलेंगे ना, तो भर भर के मजा आएगा, अभी समझना। तो द्वितीय विश्व युद्ध है। अब द्वितीय विश्व युद्ध में हमने ये देखा कि भाई दो तरह के देशों का समूह है। द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफ है फ्रेंड्स कंट्री, मित्र राष्ट्र इनको कहेंगे, और मित्र राष्ट्र में जैसे कि आपका इंग्लैंड है, मित्र राष्ट्र में जैसे कि आपका फ्रांस है, ठीक है, आपका हॉलैंड है, आपका बेल्जियम है, बेल्जियम है। ठीक है, एक्चुअली इन लोगों ने ही इंग्लैंड पे दबाव डाला है, बेल्जियम, कि भाई भारतीयों का सहयोग लो। ठीक है, अमेरिका है, अमेरिका शामिल हुआ इसमें मित्र राष्ट्रों की तरफ से, तो अमेरिका भी है। ठीक है, तो इन देशों ने दबाव डाला है इंग्लैंड पर। ठीक है, बेल्जियम, ठीक है, हॉलैंड, बेल्जियम, अमेरिका, इसमें रूस भी मित्र राष्ट्र है। तो इन्होंने दबाव डाला है कि यार ठीक है, अब भारतीयों का सहयोग लो, बिना भारतीयों का सहयोग लिए हम द्वितीय विश्व युद्ध नहीं जीत सकते। ठीक है, और जब इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड वगैरह, सॉरी, फ्रांस, हॉलैंड और बेल्जियम ने जब इंग्लैंड पे, ठीक है, अपना ये डाला, दबाव डाला, तब फिर इंग्लैंड में ये विचार मंत्रणा हुई, यार भारतीयों को कैसे भी इसमें पार्टिसिपेट करवाना है, तो क्या किया जाए। तो फिर अगस्त रेजोल्यूशन लाया गया। ठीक है, अब सारी चीजें चल रही थी, भारतीयों ने मना कर दिया कि ठीक है भाई, जितने भी भारत के प्रमुख नेता थे सबने कह दिया कि भाई हम भारतीयों से नहीं कहने वाले। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि अचानक से ये जो आपका साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, ये फिलीपींस, इंडोनेशिया वगैरह, ये पूरा वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, इसमें जहां जहां पर अंग्रेजों की कॉलोनी थी, जहां जहां पर अंग्रेजों के उपनिवेश थे, वहां पर जापान ने, क्योंकि जापान इसमें कहां है, धुरी राष्ट्र की तरफ है, तो धुरी राष्ट्रों में अगर हम बात करें, तो धुरी राष्ट्रों में जापान है, धुरी राष्ट्रों में आपका इटली है, धुरी राष्ट्रों में आपका जर्मनी है, आपका जर्मनी है। तो इसमें स्पेशली जापान ने, अगर मैं बात करूं कि जहां जहां पर अंग्रेजों के उपनिवेश थे, वहां वहां पर जापान ने बमबारी स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब होता क्या, जैसे कि मैं मलेशिया का एग्जांपल दूं या फिर मैं किसी और दूसरे देश का एग्जांपल दूं, तो वहां से जैसे ही जापान के आक्रमण होते, तो ये जो अंग्रेज थे ना, जो इंग्लैंड के जो सैनिक थे, वो तो वहां से भाग जाते, वो वहां से भाग जाते, और बच्चे जो वहां के लोकल्स हैं, उनके ऊपर बम गिरते बेचारे। एक तो उनका शोषण वहां पर अंग्रेजों ने किया, अब ऊपर से जापान इस तरह से ये काम कर रहा है ना। तो जब भारत में भी इस तरह का खतरा मंडराने लगा कि कहीं जापान भारत में ना कहीं जापान भारत में ना आ जाए, और भारत में इसी तरह से अंग्रेज तो यहां से भाग जाएंगे, और मरेंगे कौन, भारतीय। ठीक है, तो फिर अंग्रेजों पर एक दबाव डाला गया और कहा गया कि यार अंग्रेजों, अब तुम भारत छोड़ दो। बात समझ में, और यही इसी परिप्रेक्ष्य में भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ है। अब बोला गया कि तुम भारत छोड़ दो, तो अंग्रेज कहने लगे कि हमें ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा खुद का अपना संविधान बना के, कि नहीं साहब तुम हमें छोड़ दो, तुम हम हमारी हालत पे छोड़ दो, तुम जाओ यहां से, भागो तुम यहां से कम जब तक तुम रहोगे, देखिए तब तक हमें जापान के खतरे का हर रोज डर लगा रहेगा, और जापान पता नहीं कि कब हमारे ऊपर बमबारी कर दे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब भारतीयों को फिर से मनाना है। तो अब भारतीयों को फिर से बनाना है, तो भारतीयों को फिर से बनाने के लिए अब एक और मिशन लाया गया है, जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। वो तो फेल हो गया, अगस्त प्रस्ताव। अब जब अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया, तो अगस्त प्रस्ताव के फेल हो जाने के बाद अब दूसरे नंबर पे बच्चे जो लाया गया, वह क्रिप्स मिशन लाया गया। ठीक है, क्रिप्स मिशन में फिर से कि देखो, एक बार प्रपोज आपने किया, नहीं कोई माना, तो फिर आप दूसरी बार उसको प्रपोजल भेजोगे, क्या ठीक है, इस बार मान जाए, इस बार आप उसे तगड़ा ऑफर दोगे, पिछली बार से ज्यादा अच्छा ऑफर दोगे। तो ये जो क्रिप्स मिशन है, ये 22 मार्च 1942 को आया है। ठीक है, दो चीजें हैं, क्यों और किसके द्वारा, वाई एंड वाई होम। क्यों,
तो वही है जवाब, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए, जवाब वही पुराना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए, भारतीयों का सहयोग लेने के लिए। दूसरा किसके द्वारा? किसके द्वारा? ठीक है ना, तो स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा, स्टीफर्ड क्रिप्स। जी, स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा। अब ये जो स्टीफर्ड क्रिप्स है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये ब्रिटिश संसद का सदस्य है, ठीक है, इज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ये उस समय सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी है ये बोर्ड ऑफ ट्रेड का, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ ट्रेड है, ये बोर्ड ऑफ ट्रेड का सेक्रेटरी है स्टीफर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो स्टीफर्ड क्रिप्स जो कि बोर्ड ऑफ ट्रेड का सेक्रेटरी है, उसके द्वारा लाया गया, और ये सिंगल मेंबर मिशन था, ठीक है, ध्यान रखना, सिंगल मेंबर मिशन। इसमें यही एक अकेला आया था और कोई नहीं आया, ठीक है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से अंग्रेजों का प्रपोजल इंडियंस के लिए लेकर यही एक अकेला बंदा आया और कोई दूसरा बंदा आया ही नहीं, तो इसलिए कहा जाता है कि ये एक एकल सदस्य मिशन था, मतलब ये जो है एक सिंगल मेंबर मिशन था जिसमें केवल स्टीफर्ड क्रिप्स आया है। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया? स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा। क्यों लाया गया? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए लाया गया। ठीक है ना, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। अब ये भी वही बात कहता है, ठीक है, जो बात अगस्त रेजोल्यूशन में कही गई, ठीक है, सच में बच्चे वो सारी की सारी बातें यहां पर कही गई। यहां पर सबसे पहली बात तो ये कही गई कि आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, हम भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे और उसी संविधान सभा के आधार पर भारतीयों का संविधान तैयार होगा, भारतीयों का संविधान बनेगा, इसमें यह बोला गया। दूसरा, इसमें एक बात बोली गई मेरे भाई कि भारतीय, क्योंकि इस बात को लेकर चिंतित होंगे कि यार अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और भारतीयों की चिंता भी है कि जापान कहीं आगे ना बढ़ जाए, सत्यानाश ना कर दे हमारा, यहां से हम तो भाग जाएंगे। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी आपको, जब तक हम हैं तब तक आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब भारतीयों की सुरक्षा की गारंटी भी है हमारी, ये उन्होंने बोला। ठीक है, द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, विल बी अवर गारंटी, ये हमारी गारंटी होगी भारतीयों की सुरक्षा करना, ये इन्होंने बोल दिया। ठीक है, हम भारतीयों को, ठीक है, वही डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे, मतलब औपनिवेशिक स्वराज दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस मतलब एक तरह का औपनिवेशिक स्वराज दे देंगे। ठीक है, इन्होंने यहां पर अब इतना तक कह दिया कि केवल 2 विषय हमारे पास रहेंगे, बाकी के सभी विषयों पर भारतीय प्रशासन करेंगे। केवल 2 विषय हमारे पास, सारे के सारे विषयों पर भारतीय खुद प्रशासन करें। हम भारतीयों को पूरी छूट देते हैं कि वो बहुत अच्छे से शासन प्रशासन का संचालन करें, संचालन करें। अब यहां पर आ गई मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने कहा है देखो बाबूजी ऐसे नहीं चलेगा, इस देश को 2 हिस्से में बांटो, एक वो जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक है, वो दूसरा वो, ठीक है, जहां पर बाकी के सब रह रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, तो जो मुस्लिम बहुसंख्यक है उससे के लिए पाकिस्तान का निर्माण करो। ये इसमें बोला गया कि जहां पर जो देश में, मतलब जिस हिस्से में मुस्लिम बहुसंख्यक है वहां पर उसका आप निर्माण करो, ठीक है, पाकिस्तान का। अब जैसे ही ये बात बोली गई कि मुस्लिम बहुसंख्यक देश में पाकिस्तान का निर्माण करो, तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऐसे कैसे पाकिस्तान बन जाएगा। तो फिर क्रिप्स हर एक व्यक्ति के पास गया जो उस समय एक बड़ा राष्ट्र का नेता था, ठीक है, या फिर हर एक पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, जिनका एक बहुत प्रमुख रोल था, हर एक उसके पास गया। तो वहां पर जब गांधी जी के पास गया तो गांधी ने बोल दिया कि भाई मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि हमें आज चाहिए स्वराज, हमें आज चाहिए अपनी संविधान सभा जिसके माध्यम से हमारा संविधान बनेगा, हमें आज चाहिए। और तुम कह रहे हो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो मतलब पोस्ट डेटेड चेक। और फिर बाद में शायद नेहरू ने इसमें जोड़ दिया कि डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। डूबता हुआ बैंक क्यों कह दिया? क्योंकि जिस तरह से अंग्रेजों को पटकनी मिल रही थी, जिस तरह से अंग्रेज हार रहे थे, ठीक है, तो फिर भाई पता नहीं कि विश्व के नक्शे पे अंग्रेज रहेंगे भी या नहीं रहेंगे,
तो इसलिए इसको कह दिया कि भाई ये डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। जैसे मान के चलिए मुझे रुपयों की जरूरत है आज, मैं आज आपसे कहूं कि साहब मुझे रुपए पैसे की जरूरत है यार, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। आपने मुझे चेक दे दिया, उस पर डेट डाल दी 2 महीने बाद की, तो भैया 2 महीने बाद हो सकता है कि मैं तुमसे ज्यादा अमीर हो जाऊं। देखो उस पर डेट डाल दी 2 महीने बाद की। तो बस यही बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं सारी चीजें। ठीक है, हम संविधान सभा से स्टार्ट किए थे मेरे दोस्त। संविधान क्या है, संविधान विधान, एक बार हम रिवीजन करते हैं पूरे का, ठीक है ना, पूरे का रिवीजन। और अगर आपको क्लास में याद हो रहा हो तो मुझे बताना। संविधान विधान ऐसा विधान जो सभी के लिए समान हो, संविधान है। देखिए संविधान में बेसिकली कानूनों के आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए नियम और कानूनों का संग्रह होता है, ये संविधान होता है। देखिए संविधान बहुत व्यापक है, कहीं ना कहीं संविधान में अब केवल वो नियम और कानून ही नहीं है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाएगा, बल्कि संविधान में जो है देखिए वे लोगों के मौलिक अधिकार, राज्य के जो कर्तव्य है, व्यक्तियों के कर्तव्य, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। संविधान की मांग को अप्रत्यक्ष मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया। देखिए सांकेतिक मांग, और फिर उसके बाद दूसरी 1906 में दादा भाई नौरोजी जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। सांकेतिक मांग में 1922 में गांधी जिन्होंने कहा कि स्वराज भारतीयों की इच्छा की अभिव्यक्ति होगा, ना कि ब्रिटिश संसद का कोई उपहार होगा। प्रत्यक्ष मांगों में हम सबसे पहले एम एन रॉय, फिर उसके बाद 1938 के जो हरिपुरा अधिवेशन है, उस मांग को हम कैसे भूल सकते हैं। हरिपुरा अधिवेशन में देखिए जिसकी अध्यक्षता सुभाष बाबू कर रहे थे, तो वहां पर स्टेटमेंट नेहरू ने दे दिया, खड़े होकर नेहरू ने स्टेटमेंट दे दिया, और नेहरू ने बोल दिया कि भाई जी बच्चे, तो खड़े होकर नेहरू ने वहां पर स्टेटमेंट दे दिया और बोल दिया नेहरू साहब ने कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा के द्वारा निर्मित होगा जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हुई हो। फिर पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि में मैंने सारी बातें आपको बताई। ठीक 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, उसके आधार पर अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने की बात कही गई। लेकिन देखिए ये सब हो पाता तो 1937 में चुनाव हुए, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, और फिर द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव लाया गया। अगस्त प्रस्ताव के सारे प्रोविजन, सारे प्रावधान मैंने आपको बताए, ठीक निष्कर्ष भी बताया, और उसके बाद फिर मैं अब क्रिप्स मिशन बताने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चे समझ में आ गया अगस्त प्रस्ताव में क्या है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी, भारत को डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। ठीक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार कर लिया। एक युद्ध सलाहकार परिषद बनेगी जो युद्ध के कारणों की जांच करेगी, और वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार करके भारतीयों को शामिल, मतलब लॉलीपॉप देने का खूब प्रयास किया गया, लेकिन भारतीय उसको भी नहीं माने और माने क्रिप्स मिशन को भी नहीं। तो आइए क्रिप्स मिशन के प्रावधानों को हम लोग समझ लेते हैं। क्रिप्स मिशन के प्रोविजंस को समझ लेते हैं, है ना जी, और समझना है बहुत अच्छे से। तो इसमें क्रिप्स मिशन के प्रोविजंस प्रावधानों में बोला गया कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ठीक है ना। ये पहला प्रावधान था जो इन्होंने बिल्कुल, मतलब पहला ही पॉइंट था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है ना, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है बच्चे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के लिए हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। कुल मिलाकर इस बात को स्वीकार किया, मतलब बहुत अच्छी बात है कि भाई बोला आपने कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये बात बोल दिया। लेकिन क्या इस बात में भारतीय विश्वास कर लेंगे? देखिए भारतीय कह देंगे कि हाँ भाई अंग्रेज, हमें तुम पर पूरा विश्वास है, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी वादे किए, अपने सारे वादे पूरे किए, तुम ये वादा कर रहे हो, इस वादे को भी हम मान लेंगे। नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन, और फिर इन्होंने यहां तक बोल दिया कि उसी संविधान के आधार पर, उसी संविधान के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेट कॉन्स्टिट्यूशन, आधार पर भारतीयों के द्वारा शासन का संचालन भी किया जाएगा। मतलब इतना तक बोल दिया।
भारतीयों के द्वारा शासन संचालन, द एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, जो भारतीयों के द्वारा शासन का संचालन होगा वह उसी संविधान के द्वारा होगा, उसी संविधान के द्वारा होगा। ठीक है, तो उसी संविधान के द्वारा भारतीयों के द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट ये है। क्लियर है? अच्छा, अब भारत देखो, अब इंडियंस की स्थिति क्या है कि इंडियंस सब मैच्योर हो चुके हैं बच्चे। थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन पढ़ने पे ध्यान दो, कमेंट करने पे नहीं। फिलहाल देखो, भारतीयों की इसमें डिमांड क्या है कि भारतीय मैच्योर हो चुके हैं। जैसे मैच्योर जब बच्चा हो जाता है ना, तो वो अब दूध की डिमांड नहीं करता, उसको कंप्लीट फूड चाहिए, उसको रोटी चाहिए, उसको सब्जी चाहिए, उसको वो मतलब कंप्लीट फूड चाहिए। तो भारतीयों की जो मांग है वह है पूर्ण स्वराज की। समझना, भारतीयों की मांग है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का मतलब है बच्चे कंप्लीट होम रूल। होम रूल, हमारा खुद का अपना शासन, कंप्लीट होम रूल, ये पूर्ण स्वराज, ये भारतीयों की मांग है। भारतीय अब किसी भी हालत में यार कोई लॉलीपॉप नहीं चाहते। मतलब कहने का आशय है मेरे प्यारे बच्चे, भारतीय अब किसी भी हालत में ये नहीं चाहते कि आप हमारा बेवकूफ बना दो। ठीक है, आप हमारा बेवकूफ बना दो, तो किसी भी हालत में इस बात को भारतीय नहीं चाहते। तो भारतीयों की मांग क्या है? भारतीयों की मांग है कंप्लीट होम रूल। ये भारतीयों की मांग है, कंप्लीट होम रूल। ठीक है, ये भारतीयों की मांग है। जबकि अंग्रेज क्या कह रहे हैं? अंग्रेज कह रहे हैं कि नहीं, हम आपको औपनिवेशिक स्वराज देंगे, कॉलोनियल होम रूल देंगे। कॉलोनियल होम रूल का मतलब है कि हम एक तरह से आपको वही देंगे। ठीक है, जो डोमिनेंट स्टेटस होता है ना, हाँ, वही जो डोमिनेंट स्टेटस होता है, तो हम एक तरह से आपको वही देंगे। भारतीयों की डिमांड क्या है कि भारतीय कह रहे हैं कि हमें चाहिए कंप्लीट होम रूल। और अंग्रेज जो है, अंग्रेज भारतीयों को कॉलोनियल होम रूल देने की बात कर रहे हैं। ठीक ना, कॉलोनियल मींस औपनिवेशिक स्वराज देने की बात कर रहे हैं। औपनिवेशिक स्वराज देने की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यहां पर एक ये हो गया कि आपकी डिमांड है सामने वाले से वो, ठीक है, लेकिन वो सामने वाला दे नहीं रहा। तो यहां पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, वो ऑब्वियस सी बात है क्लैश कर जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने बात संभालने की कोशिश की, तो कोई बात नहीं। अगर हम भारतीयों को यहां पर नहीं संतुष्ट कर पा रहे, तो उन्होंने दूसरी बात ये संभालने की कोशिश की कि जब तक द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक भारतीयों की सिक्योरिटी की गारंटी हमारी। ठीक है, इन्होंने दूसरी बात ये कही कि भाई जब तक द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, जब तक द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, समाप्त नहीं हो जाता, हो जाता, तब तक तब तक भारतीयों की सुरक्षा की गारंटी हमारे। सुरक्षा की गारंटी हमारी। हमारी बात समझ में आ रही है? तो जब तक अब भारतीय इस मामले में लेकर भी चिंतित थे ना, कि जिस तरह से जापान तेजी से आगे बढ़ रहा है, जापान ने तबाह कर दिए मेरे प्यारे बच्चे वो देश, ठीक है, जहां पर अंग्रेजों का शासन था, साउथ ईस्ट एशिया में, ये मलेशिया, सिंगापुर वगैरह, ये सब तबाह कर दिए, है ना। तो अब यहां पर भारतीयों को भी टेंशन थी, तो इन्होंने ये कह दिया कि नहीं नहीं, चिंता ना करो, जब तक द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, तब तक भारतीयों की सुरक्षा हम करेंगे, जब तक भारतीयों की सुरक्षा की गारंटी हमारी रहेगी। बात समझ में आ रही? अच्छा, अब इसको रिजेक्ट किया, ठीक है, एक्सेप्ट तो किसी ने किया नहीं भाई, तो इसको अस्वीकार किया। और क्यों किया, किस किस ने किया, किस किस आधार पर किया, तो वो मैं आपको बता देता हूं। भाई इसका रिजेक्शन हुआ, इसको रिजेक्ट किया गया। सबसे पहले अगर हम बात करें, तो महात्मा गांधी ने क्या कहकर इसको अस्वीकार किया?
अगर महात्मा गांधी जी के बारे में देखें तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक क्या क्या स्वीकार किया। ठीक है, नंबर फर्स्ट महात्मा गांधी ने क्या दिया, पोस्ट डेटेड चेक, मतलब हमको चाहिए आज स्वराज और आप दे रहे हो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, इनफैक्ट फिर बाद में इसमें एड ऑन किया गया, बाद में इसमें जोड़ा गया। ठीक है, डूबते बैंक का, डूबते बैंक या दिवालिया बैंक का, डूबते हुए बैंक या दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। अच्छा, दूसरे नंबर पर इसको मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया, तो मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया इसको पृथक पाकिस्तान की मांग को उठाकर। मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया कि हमें सेपरेट पाकिस्तान चाहिए पृथक पाकिस्तान की मांग को लेकर। पृथक पाकिस्तान की मांग को लेकर, मांग को लेकर। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इसे, कि मुस्लिम लीग कहा कि मुझे नहीं चाहिए ये वाला। ठीक है, आप हमें अलग पाकिस्तान दे दो, उसका एक अपना संविधान अलग दे दो, हम इसको हंसी हंसी स्वीकार कर लेंगे, हमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुल मिलाकर भैया भारतीय संविधान बनने का एक और रास्ता बंद हो गया। या फिर आप ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों को भारतीयों के द्वारा सैनिक सहायता मिलने का एक और रास्ता बंद हो गया। अब ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने फिर अगला कोई प्रयास नहीं किया भारतीयों से सैनिक सहायता लेने का। फिर तो भैया द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद फिर ब्रिटिश संसद से 3 कैबिनेट मंत्री भेजे गए। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने प्रॉमिस कर दिया था ना कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब अंग्रेज देखो, ठीक है, आपने देखा होगा अब अंग्रेज किस भूमिका में है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया है, उधर यूएन बन गया है। तो यूएन ने यह कहा है कि भैया जिन भी देशों के उपनिवेश हैं वो धीरे धीरे खाली कर दें, क्योंकि उन देशों में अगर विद्रोह भड़का तो ऐसे में वैश्विक अशांति की स्थिति पैदा होगी और फिर से तीसरा विश्व युद्ध की परिस्थितियां बनने की संभावना होंगी, तो हम इसको कतई स्वीकार नहीं करेंगे। तो जिन जिन के अपने उपनिवेश है वो खाली कर दें। तो अंग्रेजों को भारत खाली करके तो जाना ही था भाई, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वैश्विक प्रेशर है उसके ऊपर। लेकिन अंग्रेज उस गर्लफ्रेंड की तरह थे बेसिकली, कि जिसकी शादी हो रही है और जो अपनी शादी से बहुत खुश भी है, अच्छी सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया घर परिवार, ठीक है ना, मान के चलिए कोई नंद भी नहीं है, सास भी है, बहुत बूढ़ी है, सब कुछ मस्त है। लेकिन उसके बावजूद भी अब पूरा मन है, पूरा उसका जो है ना वो है कि भाई जहां पर उसकी शादी हो रही है बढ़िया घर है, उसकी पूरी एक्सेप्टेंस है, पूरी रजामंदी है, लेकिन अपने पूर्व के बॉयफ्रेंड से बोल रही है कि बाबू तुम अपना ख्याल रखना, रोटी पानी टाइम पे खा लिया करना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, मैं तुम्हें कभी जीवन में भूल नहीं पाऊंगी, मजबूरी में हो रहा है, मैं क्या करूं, माँ बाप नहीं माने, और अगर मैं तुमसे शादी कर लेती तो पापा मेरे, ठीक है, समाज को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। अब मेरी बात समझना, तो खूब उसकी पूरी रजामंदी है, सब कुछ बढ़िया है, बेहतर है, जा रही है मेरे प्यारे भाई शादी करके। लेकिन यहां पर अपने बॉयफ्रेंड को फिर से, ठीक है, जाते जाते एक बार दिलासा देती हुई जा रही है, एक अच्छे नोट पर छोड़कर जा रही है। अच्छे नोट का मतलब है कि कोई बात नहीं, अच्छे नोट पर कि बेचारा कहे कि देखो कितनी अच्छी लड़की थी, कितने प्यार से गई है, देखिए ऐसे नहीं गई दुत्कार के। तो अंग्रेज भी यही चाहते थे कि हमने भारतीयों का शोषण तो किया है और खूब शोषण किया है, भारतीयों का शोषण करने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, अब हमें भारत खाली तो करना पड़ेगा। अब चूंकि भारत खाली करना पड़ेगा तो अच्छे नोट पे हम खाली करके जाएं, जिससे कि कल को भारत से हमारे जो हित हैं वो बनते रहें। मतलब भारत के साथ, ठीक है, बहुत सारी देसी रियासतें हैं जो मिनरल्स रिच हैं, ठीक है, जहां पर बहुत अधिक मात्रा में खनिज संसाधन है, तो उनके साथ हम अच्छे संबंध स्थापित कर लें, और अच्छे संबंध स्थापित करने के बाद हम कालांतर में भी आगे भैया उनका, ठीक है, उन रिसोर्सेज का यूज हम अपने हित में कर सकें, उनका दोहन हम कर सकें, तो अच्छे नोट पर छोड़कर जाएं। तो फिर इसी वजह से कैबिनेट मिशन आता है जिसमें 3 कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं। ठीक है, इसमें एक स्टेफर्ड क्रिप्स ये भी आता है, पैथिक लॉरेंस जो उस समय भारत राज्य सचिव था वो उसका अध्यक्ष था, और एवी अलेक्जेंडर था। उसके क्या क्या प्रावधान थे कैबिनेट मिशन के, वो सारी बातें मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। लेकिन ये सभी बातें आपको क्लास में याद हो गई होंगी। जब ये नोट्स आपको मिलेगा तो बस एक बार आप पढ़ लेना, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको होगी, बिल्कुल कैसी भी किसी भी तरह की। ठीक है।
ठीक है, ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।